हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम डेट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट 30 मार्च को रखा गया है। हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चन को आप ज़रूर दे करके जाए। यहाँ से आपको 110% क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो क्योंकि पैटर्न ही यही है, मैंने सारा सेट कवर करके यहाँ पर डाला है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत का पूछा है सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है भैया, तो वो है हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध पूछेगा कहाँ है, तो आप याद एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, याद रख लीजिएगा। जब आपके पास में दोस्त तो हीरा होगा तो आप क्या बन जाइएगा? महान न बन जाइएगा। हीरा रहेगा तो महान बन जाइएगा, साधारण आदमी नहीं रहिएगा। तो याद रख लीजिएगा कि हीराकुंड बांध महान से याद रख लीजिएगा कि महानदी पर है। कहाँ पर है? किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अच्छा, जब आप महान हो जाइएगा तो कहेगा गांव समाज का लोग कि इस लड़का का पैर आजकल ज़मीन पर नहीं टिकता है, तो कहाँ टिकता है? आसमान में टिकता है। तो उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो उड़ता से याद रख लीजिएगा उड़ीसा। पूछेगा हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और भाखड़ा नागला बांध पूछे किस राज्य में है, तो आपको बताना है ये सतलज नदी, किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध या अलमट्टी बांध, या अलमट्टी बांध पूछेगा कि ये दोनों बांध किस नदी पर है, तो ये दोनों बांध है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इस बात को हम याद कैसे रखेंगे कि अर्जुन का दोस्त कौन था? कृष्ण था, इसलिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर होगा। और एक बांध बताया मैंने अलमट्टी बांध, कृष्ण भगवान ने खाया था मिट्टी, तो अलमट्टी बांध कहाँ पर होगा, तो कृष्णा नदी पर होगा। मैंने आपको जितना हो सका काफ़ी अच्छे से समझाने का कोशिश किया। और चौथा ऑप्शन में दिया था कोसी बांध। कोसी बांध कहाँ है? बिहार में है, और नेपाल के हनुमानगढ़ में एक कोसी बांध बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट था, हीराकुंड बांध। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIEHASKI दुनिया 99, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के शरीर का अगर समान तापमान पूछे कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 36.9, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा सेल्सियस में। अच्छा, जब पूछेगा ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, पूछेगा कि ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अगर पूछेगा कि सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का जो समान तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर आपसे पूछे कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन बताइएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, इसका ऑप्शन में हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि कर्मा पर्व जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, और असम में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। तो यहाँ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। हम सब जानते हैं कि सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र जो हमारा भारत में है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं नदियों की मायका। क्या कहते हैं? नदियों की मायका। या मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं हृदय प्रदेश। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश पूछे किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या कहा था? हृदय प्रदेश कहा था। या मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो भोपाल पड़ता है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश से उठाते हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑप्शन से भी आपको बताते चले। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट स्थापित है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। यह खेल कौन मनाया जाता है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी है। और हॉकी को मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद को हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर। क्वेश्चन पूछेगा हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है।
कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। न्यूटन का मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो न्यूटन का मात्रक बल होता है। वाट, देखिए वाट का मात्रक पूछ रहा है क्या होता है दोस्तों। अगर आपके पास अब आप कभी कभी कहते हैं कि हम तुम्हारा वाट लगा देंगे। दोस्तों आप किसी को वाट कैसे लगाइएगा, जब आपके पास शक्ति होगा तब ना लगाइएगा, यानी विद्युत शक्ति। वाट किसका सही मात्रक है, तो आपको बताना है विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है, वाट है। डायन, एक डायन बराबर पूछेगा कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन होता है। एक डायन बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन होता है। किसी को 10⁵ न्यूटन कोई लड़की को कह देना, मतलब उतना गुना डायन है वो, समझ सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है, हमारे गले के पास में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हमको घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा को हम लोग ग्वाइटर या गलगंट के नाम से भी जानते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। आँख, हाँ चलिए इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी था। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गला में पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तो 2011 से पहले भील था, लेकिन अभी कौन हो चुका है दोस्तों, अभी गोंड हो चुका है। इसलिए अभी को लेकर चलते हैं तो गोंड हो चुका है, अब भील दूसरे नंबर पर आ चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मिट्टी है। हम सब जानते हैं कि भारत में जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन होती है, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि फसल का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। अच्छा, काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको रेंगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, काली मिट्टी को केरल में करेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केरल में करेल के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाली मृदा के भी नाम से जाना जाता है। जब आप खेत जोतते होंगे देखते होंगे कि वो मिट्टी फटल रहता है, इसलिए हम लोग काली मिट्टी को अगला नाम क्या देते हैं, स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। और काली मिट्टी में पूछेगा कि सर्वाधिक किसका फसल होता है, तो आपको बताना है कि काली मिट्टी में सर्वाधिक जो फसल होता है वो किसका होता है, वो कपास का होता है। किसका होता है, कपास का होता है। और कपास से हम लोग क्या बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे कहाँ है, तो आपको बताना है कि मुंबई है। कहाँ है, मुंबई है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर देखिए भैया ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, ल्यूमेन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था वो कौन किया था, आइंस्टीन ने किया था। कौन किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। और आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था, ई एनर्जी बराबर mc स्क्वायर, ई बराबर mc स्क्वायर, आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। हमको पता है कपूर एक ठोस है, ठोस से ये गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब गैस में बदलेगा उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। दोस्तों आप जब भी प्रधानमंत्री का काफिला जब जाता है, जब कहीं पर आप देखा होगा उसके सामने एक व्यक्ति एक छोटा सा अटैची लेकर के सूटकेस लेकर के उसके पीछे पीछे जाता है। आप बताइए उस सूटकेस में क्या रहता है, उस सूटकेस में सारा मिसाइल का कंट्रोल रहता है, ताकि मोदी जी यहाँ भाषण दे रहा है, कोई दूसरा देश आकर के अटैक करे तो यहीं से सारा मिसाइल को दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, भारत का
किस आर्टिकल में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा? तो आर्टिकल 52 का संबंध, आर्टिकल 52 का संबंध पूछेगा किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति से है। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के प्रमुख के सहायता से करेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न आ गया है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का आप बता दीजिए कौन किया था? तो चैडविक ने किया था। कब किया था? तो 1932 में किया था। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूची में 20 भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भैया? यह ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ है? ट्राम्बे में स्थित है। पूछेगा ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो बताइएगा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कलपक्कम पूछे कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। नागपुर किसके लिए फेमस है? तो आप याद रख लीजिएगा, नागपुर, हाँ। यहाँ से क्या हुआ था? कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, यहीं पे कांग्रेस के इसी सम्मेलन से असहयोग आंदोलन पास हुआ था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और देहरादून का राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो उत्तराखंड में कुछ झील है, तो उसका भी नाम आप याद रख लीजिए। नोखरू ताल, खुरपता ताल, रूपकचिया ताल, और नैनीताल, डोडीताल, सात ताल, मालाताल, राकसताल, भीलताल, देवताल, ये सब झील कहाँ है? तो ये सब झील कहाँ है? जितना भी ताल लगल वाला झील होगा ये सब कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग हम जानते हैं, लोहा को जैसे ऑक्सीजन के सामने रखेंगे तो अभिक्रिया कर लेगा और लोहा में लग जाएगा जंग, तो ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जब लोहा को जंग से अगर बचाएंगे तो उसमें करना पड़ेगा जस्ता का पेंट, तो हो जाएगा जस्तीकरण। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का जो बहन है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो होता है आकार जो होता है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, इसलिए से पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूछेगा कितना दिन में लगाता है? तो सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। कितना दिन में लगाता है? 225 दिन में लगाता है। शुक्र ग्रह का अगर पूछेगा कि सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, आपको बताना है मैक्सवेल का पठार। क्या बताना है? मैक्सवेल का पठार। जो सर्वोच्च बिंदु है, जो शुक्र ग्रह पर सर्वोच्च बिंदु है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और एक और याद रख लीजिएगा, शुक्र ग्रह पर पाया जाने वाला 2 पठार पूछेगा कौन सा है? शुक्र ग्रह पर पाए जाने वाले 2 पठार पूछेगा कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, एगो लक्ष्मी का पठार, दूसरा चौरस का पठार। ये दोनों पठार पूछेगा कहाँ पाया जाता है। आकाश में दे देगा तो आप घूम जाइएगा ऑप्शन में, कहा अच्छा पठार न कह रहा है तो धरती पर न होगा। नहीं भैया, ये कहाँ है? शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल आप काफ़ी बढ़ चुका है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। और शुक्र ग्रह से और क्या हम बना सकते हैं? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र ग्रह क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह को हम लोग सात का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सात का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह भी कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और शुक्र ग्रह को हम लोग प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और शुक्र ग्रह को यूनान में क्या कहा जाता है? तो यूनान में कहा जाता है प्यार एवं सुंदरता की देवी। तो दोस्तों ये रहा शुक्र क्या है 18वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर दिया हुआ 552, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। कितना हो सकता है? 552 हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग पूछेगा कि ये कब गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के क्रांति के समय पूछेगा कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब था? जब अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लगाया गया था, उस समय जो था कॉर्नवालिस, उसका जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में एक दारिस नाम का सोना का घड़ा सिक्का मिला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का मालिक कौन होता है? हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का पद के बारे में आर्टिकल 52 कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो प्रधानमंत्री की सहायता से अपने शासन व्यवस्था को चलाएगा। चलिए, और प्रधानमंत्री को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रीय गीत लिखा। एक तो जन गण मन अधिनायक हम लोग इंडिया का, एक बांग्लादेश का लिखा है, हमारा सोनार बांग्लादेश। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। चाहे गोदान बोले या रंगभूमि बोले, रंगभूमि या कर्मभूमि या मंगलसूत्र, ये सब रचना किसका है? तो ये सब रचना किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो भारत में जो योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। खोजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत पूछेगा कौन लिखा था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम था। कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान का पापा का नाम क्या था? हैदर अली। क्या नाम था? इसका पापा का नाम था हैदर अली। दोस्तों हैदर अली एकमात्र ऐसा इंसान था जिन्होंने अंग्रेजों को अपने बलबूते पर हराया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और टीपू सुल्तान को हम लोग कहते हैं मैसूर का शेर। क्या कहते हैं? मैसूर का शेर। और टोटल अंग्रेज से अंग्रेजों से टोटल 4 युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? अब कौन सा सिख गुरु है? तो सिख धर्म का स्थापना किया था, कौन किया था? सिख धर्म का स्थापना किया था गुरु नानक देव। किसने किया था? गुरु नानक देव। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि फारसी में जफरनामा कौन लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कितना गुरु था? 10वें गुरु था। और यह पूछे सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन था? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का एक स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदर नू में शेर लड़ावा, 1.25 लाख ते इख लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को हम लोग कहते हैं चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध में क्या हुआ था कि मात्र 40 लाख की सेना और 200-250 सिख ने मिलकर 40,00,000 सेना को हरा दिया था। चमकौर का युद्ध आप जाकर केसरी मूवी जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है। इसके बारे में क्या जानना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव का खोज किया था रॉबर्ट पियरे ने किया था। पूछेगा कि कलकत्ता
कलकत्ता का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो कलकत्ता का डिज़ाइन किया था जॉब चारनाक ने। किसने किया था? जॉब चारनाक ने। मुंबई का डिज़ाइन पूछा है किसने तैयार किया था? तो अंगीघियार ने किया था। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA 99। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।